तो क्या पढ़ा था लास्ट फॉर्मूला? आयनाइजेशन एनर्जी क्या आया था फॉर्मूला? प्लस 13.6 जेड स्क्वायर। सबको याद होगा। फिर एक टर्म आता है जी सर। एक्साइटेशन एनर्जी। एक टर्म क्या आता है? एक्साइटेशन एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है। तो अगर मान लो हमारे एक बोहर एटम में, एक हाइड्रोजन लाइक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में अपनी है, n इक्वल टू 1 में है, और इसको इक्वल टू n में ले जा रहे हैं हम लोग। क्या करना होगा? इसको एक्साइट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। ओके, अभी रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एनर्जी required to move an electron from ground state to any other state of the atom is called excitation energy of that state. तो क्या लिखेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट क्या होगी? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट is equal to first excitation energy for H atom। है बस कि नहीं? अगर एटम हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल H एटम अगर लिया, उसकी एक्साइटेशन हमने करानी है, तो क्या हो जाएगा? अगर ये n इक्वल टू 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये नोट हो गया सबका? नहीं सर, एक सेकंड। 5 मिनट रुक जाए सर। ओके, नोट करो, जल्दी से नोट करो। सर तो बेसिकली E2 माइनस E0 हो गया ना, जो भी आपने स्टार्टिंग का वो लिया है। हाँ, एग्जाम्पल जो है वो E2 माइनस E1 है। फॉर एग्जाम्पल है 3 से 1 के बीच का गैप भी हो सकता है, 1 से 5 में भी ले जा सकते हैं, 1 से
9th में 1 से 10th में। एक्साइटेशन ही बोलेंगे इसे। इसका भी तो फॉर्मूला होता है ना सर, -13.6 प्लस हाँ सॉरी इनटू z² 1/n1 माइनस। हाँ, फॉर्मूला बन जाएगा उसका। 1/n1 square minus 1/n2 square। ये नोट हो जाए, बताओ फिर। तो अगर निकालना है, 1 मिनट। नोट हो जाए, बताओ, कमेंट करो वहां पे सब। ठीक है, नोट करके बता दो कि हो गया है, एक तरफ से सब लोग। सर क्या आप चैट पे हाई लिख सकते हो? चैट तो कर रहे हैं बच्चे वे बहुत सारे, जिसको नहीं दिख रहा है तो सर आप चैट पे बस हाई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ओके सर, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स पे जाकर के जब हम देखते हैं तो चैट का ऑप्शन आता है। हाँ, आपके नाम पे अगर क्लिक करेंगे तो। हाँ, अरे वो कभी भाई कभी ना मैकेनिक ऐसा पीसी पे नहीं होता। अच्छा इसी पे ही होता है भाई। कभी अच्छा। कभी नहीं होता। कभी कभी नहीं होता। हाँ हाँ, कभी कभी। तो क्या होता है भाई एक्साइटेशन दिस एनर्जी? वाज मान लो हम nth में गए हैं 1 से, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो ये माइनस का है, ऑन एन स्क्वायर, इसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। IP। सर ये आप करा चुके हैं कल। अच्छा, तो क्या होता है? सर बेसिकली वो आपने वही बताया था कि वो बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का इलेक्ट्रॉन हटा के वो वोल्ट रहता है सर। To remove the electron, ground state to infinity सर is क्या वो called सर वो लास्ट लाइन वाला जो है वो नहीं दिख रहा। ionization। वो जो आप नीचे लिख रहे हो ओके, वो नहीं दिख रहा। सबसे लास्ट लाइन में। उसको कैलिब्रेट करो, सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर एक सेकंड, वो लास्ट लाइन दिखाई है ना कॉपी करने के लिए। स्टेट टू n equal to infinity, अभी दिखा रहा हूँ, इज कॉल्ड ionization potential।
तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, इसका भी होता है, डिवाइडेड बाई ई कर देना है बस। अच्छा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में बदल देंगे तो हो जाएगा। ई की हो वैल्यू जाएगा। वो 1.6 वाली वैल्यू। हाँ, ई से ही डिवाइड कर दो, ई तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता ही है, ई से अच्छा। ही कैंसिल आउट। तो ये जेई में हो चुके हैं ऐसे सवाल, सिर्फ डिफिनेशन लिख लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे। सर आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। हाँ, सर आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल सेम ही है ना, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट लिख दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर 1 मिनट पीछे का स्टैंडिंग कर। हाँ, पीछे नोट कर लो और कमेंट कर दो कि हो गया। हो गया सर, हो गया। ओके। ऐसे याद रखो। क्या लिखोगे? If the ionization energy, सर आपने कराया था शायद से क्वेश्चन। H like atom, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। If ionization energy of H like atom is plus 13.6 Z square electron volt, then find the ionization, then find the ionization potential for Li plus 2 ion. क्या आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करो। सर 122.4 वोल्ट। हाँ, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आ जाएगा। आएगा आयनेशन पोटेंशियल सबका आंसर आ गया ये वोल्ट्स में। यस सर। ओके। आज क्लास 1 PM तक है, जो भी हो जाएगा, जितना आज कंप्लीट हो पाएगा उतना करेंगे, उसके आगे बाद में। एनर्जी का साइन नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव ही होती है ऑर्बिट के अंदर, है ना। ये फॉर्मूला एनर्जी का, तो वो नेगेटिव होता है। एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। एनर्जी
जो प्रोवाइड करते हैं वो पॉजिटिव होती है। अगर एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वो नेगेटिव होगी। चैप्टर्स काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, धीरे धीरे कवर होंगे, 2 बुक्स। सर लास्ट लाइन लिखो। सर 1 मिनट बस। ठीक है, हेलो सर आवाज आ रही है? सर मतलब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी को ही ऐसे वोल्ट में सिर्फ वोल्ट ही लिख देना है ना, वो आयोनाइजेशन वही ऐसे ही मैं डर रहा था, ये तो बस वो ऐसा मतलब यूनिट वही में वाला। डिफरेंस करना है, बस ई लेकिन काट देना है। एनर्जी प्रोवाइडर मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो स्क्वायर होके यही हो जाएगा ना, और एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव ही ले देखो लेंगे जैसे क्योंकि जैसे यहाँ पे देखना है ना, जैसे ये लोअर ऑर्बिट है और ये हाइयर, यहाँ पे यहाँ जाना है तो एनर्जी का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। हाँ एनर्जी का सर, क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। यहाँ जो डेल्टा ई आएगा वो क्या होगा? E2 माइनस E1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ये। लेकिन अगर ऐसा है 2 से 1 में आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज, इवोल्यूशन होगा। ये क्या होगा? डेल्टा ई E1 माइनस E2, ये नेगेटिव आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखें। तो अभी यूटी का कोई भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी कुछ सिलेबस पता नहीं उसका। उसका सिलेबस कॉलेज की तरफ से आएगा, हमारा जो स्कूल है उससे आएगा। होगा कब, आप एस्टिमेट बता सकते हो क्या? जहाँ पे एडमिशन तुम्हारा कराएंगे ना सर 11th लेकिन का, उधर वो गवर्नमेंट ने बोला कि सितंबर से चालू हो रहा है एकेडमिक सेशन, तो एग्जाम लेट ही हो गया ना ड्यूटी, मतलब 1-2 महीने और है उसके लिए अराउंड। हाँ शायद। हाँ, हो सकता है चैप्टर थोड़े बढ़ा दें। सर ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, क्यों नहीं बढ़ा सकते? 2 चैप्टर है उसके 3 पूछ सकते हो, तो स्कूल के ऊपर है ना यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में वो 2 से 3 चैप्टर भी पूछ सकते हैं, वो तो स्कूल डिसाइड करेगा। सर वो गौरव सर ने बोला था कि एनर्जी डिफरेंस लिखते टाइम पे मॉड डालना है, वो हमेशा पॉजिटिव ही लाना है। हाँ, वो तो सही बात है, हाँ, वो एनर्जी इसलिए डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो ऐसा नहीं है जैसे किसी ने जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया है, मैं पूछता हूँ फाइंड दी एनर्जी change when an electron comes from n is equal to 2 to n is equal to 1 in He plus ion। तो ऐसे सवाल में कैसे करोगे? तो यहाँ एनर्जी चेंज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नहीं है सर, ये सर E2 याद और सर E1 होने का माइनस करेंगे। सर 1/n² माइनस 1/n² जब करते हैं तो वो मॉड, सर ने मॉड लगाने को बोला था हमें। सही बात है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यू बार निकालना होता है ना, तो जरूरत पड़ता है वो।
ये तो मैंने ही बोला तुम लोग को कि कभी भी अगर न्यू बार निकालना है तो वैसे ही याद रखो, कंफ्यूज नहीं होने से अच्छा वैसे याद रखो जो तुमने सीखा है। उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल वाला लेते हैं n, चाहे किधर भी ट्रांजिशन हुआ हो। तो न्यू बार चूंकि वेव नंबर है, ये पॉजिटिव आना चाहिए। वेव नंबर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। n1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, हमेशा हम स्मॉल ले लेंगे, n2 की वैल्यू बड़ी ले लेंगे। चाहे ट्रांजिशन 1 से 2 हुआ हो, चाहे ट्रांजिशन 2 से 1 हुआ हो, हम हमेशा n1 छोटा वाला लेंगे, दैट इज मॉड अपने आप ले लेंगे उसमें। हाँ, यहाँ एनर्जी डिफरेंस नेगेटिव आएगा, -20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो एनर्जी चेंज को इसलिए इससे पढ़ाया जाता है मॉड लेके, ताकि जब वेव नंबर निकालना हो या वेवलेंथ निकालना हो तो हम नेगेटिव न लाए, वहां पे मैग्नीट्यूड से काम चल जाए। ओके, ये क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व कर लेना इसको घर में। सर मतलब अगर पॉजिटिव हुआ एक ऑप्शन, नेगेटिव हुआ लेकिन सेम मैग्नीट्यूड है, तो कैसे कौन सा वाला होगा सही? नेगेटिव वाला होगा इसमें। सर हमें गौरव सर ने एनर्जी के बोला था। हाँ, वो इसलिए बोला जाता है, अगर लिखा है एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई, रिलीज कितनी हुई, तो मैग्नीट्यूड बोलना है। लेकिन अगर चेंज लिख दिया चेंज, तो बताना पड़ेगा प्लस में हुई कि नेगेटिव में हुई। यहाँ पे रिलीज एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं लिखा है, तो अभी के लिए ठीक है, अभी चलेगा। एक चैप्टर आगे आएगा थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? कौन सा चैप्टर आएगा? थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर में तुमको एनर्जी के साइन सिखाए जाएंगे। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको पॉजिटिव से लिखा जाएगा। अगर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, उसको पॉजिटिव से लिखा जाएगा। ये बात तो और अगर जायज है, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा अगर वो छोड़ेगा तो। थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, अभी के लिए ठीक है, मैग्नीट्यूड से काम चलाओ अभी। सर एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। सर आंसर क्या होगा उसका? बोलो सर वो आंसर दे। 13.6 इंटू 4 इंटू -3/4 होगा क्या? n2 से n1 में जा रहा है, e1 माइनस e2 आएगा। हाँ सर हीलियम है ना? अपॉन 1 स्क्वायर -13.6 ओ z is सिक्स जो है वो कॉमन जाएगा, और ये अंदर बचेगा 1। सर ये जब हम आपका थोड़ा लैग हो रहा है। ये कॉमन करोगे ना यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये नेगेटिव का हो जाएगा। हेलो सर। हेलो सर। कितने लोग का आंसर आया था ये? -40 आया था सर आपका लैग हो रहा है थोड़ा। ओके, वेरी गुड। 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका आया है, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी नेगेटिव में। डेल्टा ई कैसा आएगा? नेगेटिव। -40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आना चाहिए। सर आप पिछला स्लाइड दिखाना प्लीज। पिछला स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं। सर गौरव सर ने ऐसा नहीं बोला था कि वो ये सब जैसे n2 से n1 में जा रहा है, ऊपर वाले एक शेल से नीचे वाले शेल में आ रहा है, तो फिर ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नहीं बोला था। बट जैसे मतलब आयनाइजेशन एनर्जी है वो सब में सर ने बोला था कि मॉड लेके करना है, शायद से ऐसा था, बिकॉज उसमें भी हाँ, वही नेगेटिव आ रही थी वैल्यूज। वही बता रहा हूँ मैं, मॉड इसलिए लिया जाता है क्योंकि लैम्डा निकालना और न्यू बार निकालना हो उसके लिए आसान हो जाए। तो फिर कंफ्यूज हो रहा था जब लोग बोल रहे थे थोड़ा, फिर सर ने ऐसा नहीं बोला। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आगे पढ़ाया जाएगा। वो अभी स्टार्ट किया तुम लोगों ने, इसलिए ऐसे बताया गया। थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियरली बताया जाएगा। एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हम लोग, फाइनल आंसर यही है इसका, मॉड नहीं लेंगे इसमें।
सर ने शायद फाइनल आंसर को पॉजिटिव लाने के लिए बोला था। अबे नहीं, हाँ एक्सपेक्टेशन एनर्जी का है ना, इसमें नेगेटिव आ सकता है। नहीं आता मुझे भी, छोड़। ये एनर्जी का चेंज है, इसको अभी तुम्हारे लेवल पे फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई ऑप्शन दिए नहीं होते हैं, बट तुम्हें याद रखना है तो उसमें लिखो ऐसे, ठीक है। देखो चूंकि न्यू बार और लैम्डा जो होते हैं पॉजिटिव ही होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होता न्यू बार और लैम्डा। तो न्यू बार और लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मॉड लेते हैं। अगर हमें निकालना है एच सी अपॉन लैम्डा तो हम डेल्टा ई का मॉड ले लेंगे, ये इसलिए रिक्वायर्ड है। अगर हमें निकालना है एच सी इंटू न्यू बार तो हम डेल्टा ई का मॉड लेके करेंगे। और उस मॉड का एक दूसरा तरीका है, मॉड ना लेके हम ये फॉर्मूला याद रखें वेव नंबर का। कितने लोग को ये फॉर्मूला याद है? और उस फॉर्मूले में n1 जो है वो हमेशा स्मॉलर ले लें, n2 हमेशा लार्जर वैल्यू ले लें, तो हमारा हमेशा आंसर न्यू बार का पॉजिटिव ही आएगा। मॉड लोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लोगे तब भी सही है। लेकिन अगर एनर्जी का चेंज पूछा गया है तो माइनस प्लस दोनों सवाल के आंसर क्वेश्चन में दिए रहते हैं। अब जैसा है 1.1 into 10⁻⁷ है, उसको कौन सा कांस्टेंट बोलते थे? हाँ रेडबर्ग। ठीक है, इसको नोट करो। सर वहाँ पे वो एच सी न्यू नहीं होगा ना, एच न्यू रहेगा ना? ये न्यू नहीं है, न्यू बार है ये। ओके ओके। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। सर 4 - 1 होना चाहिए ना, 1 - 4 भी लिखा है आपने। यही है फॉर्मूला, E1 - E2 फाइनल माइनस इनिशियल। तुम 2 से 1 में जा रहे हो ना, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? 2 से 1। अच्छा 2 से 1 जा रहे हैं, बराबर। अच्छा मेरी बात सुनो सर ये कांस्टेंट एनसीईआरटी में गलत दिया था। नहीं उसमें नहीं गलत दिया है, क्या दिया है उसमें? एक वैल्यू गलत दी थी, वो 2.18 वाली थी। किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू गलत दी थी। फिर से देखना, आर की वैल्यू गलत नहीं दी होगी। क्वेश्चन देख फॉर, ये नोट करो, इसमें जो भी लिखा है सारा नोट करो। हाँ हो गया। या देखो, फॉर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड wave number of emitted or absorbed photon, चाहे एब्जॉर्ब फोटोन हो या एमिटेड फोटोन हो, ये पैरामीटर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर एब्जॉर्ब होगा फोटोन तो भी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और न्यू बार डिफाइंड है, और अगर एमिटेड होगा तो भी डिफाइंड है। बस ये है जब वो एमिट हो रहा होगा उस समय क्या मतलब है, एनर्जी हम लोग को मिल रही है, मींस एनर्जी रिलीज हो रही है। और जिस समय एब्जॉर्ब हो रहा है उस समय एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इसके चक्कर में फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा ई आया था वही याद रखना है हमें। डेल्टा ई जो है वो हमारे पास क्या है, ई मान लो n1 से n2 में जा रहा है, n1 से n2 में जा रहा है, और यहाँ पे दिया है कि जो n1 है वो लेस देन n2 है, ये दिया है। तो हमें यहाँ पे डेल्टा ई ऐसे लिखना है कि उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आए। यहाँ पे ये चीज होती है, यहाँ पे डेल्टा ई मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो अगर हमको इसका पॉजिटिव लाना है तो हमको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्या करने की, माइनस करनी पड़ेगी, है ना। तो n2 की वैल्यू जो है यहाँ पे वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में कम हो जाएगी, मतलब वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और जो हमारे पास n1 आएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी, मतलब वो कम वैल्यू होगी, है ना। अब जैसे यहाँ पे हमने n1 - n2 लिखना है, n1 से n2 अगर जा रहा है तो एक तो हमारे पास तरीका है, हम ये लिखें en2 - en1,
ठीक है, ये हमने लिख दिया और इसका क्या लगा दिया, मॉड। डेल्टा ई का क्या लगा दिया, मॉड। मतलब हमें यहाँ पे मॉड लिखना है। डेल्टा ई किसके फॉर्म में जा रहा है, एच सी अपॉन लैम्डा के फॉर्म में जा रहा है। ई एन टू माइनस ई एन वन हमको लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख देंगे, 13.6, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे, मॉड लगा रहने दो। तो ये क्या आ जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर का मॉड आ जाएगा। अब इस मॉड को हटा के हम सीधे ये लिख सकते हैं कि अगर कभी भी एच सी बाई लैम्डा निकालना हो, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ एंड ऑलवेज यूज करो n1 इज लेस देन n2। क्यों, अगर n1 छोटा होगा तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर बड़ा होगा और 1 अपॉन n2 स्क्वायर छोटा होगा, तो इसको माइनस करने पे हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। इसको जब आगे सॉल्व करें तो 1 अपॉन लैम्डा क्या आ जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी, और यहाँ आएगा 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, और ये रिडबर्ग कांस्टेंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू जो है वो 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ये सबको याद रखनी है। अच्छा, इसको अगर मैं 1 अपॉन लैम्डा को न्यू बार लिखूं तो हमारा फॉर्मूला चेंज होकर के ये बन जाएगा, न्यू बार बस हो जाएगा, इधर सेम रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने जो ब्रैकेट में लिखा है, अगर हम सर उधर फिलहाल तो मॉड लगा के करे ना सर, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता ना अभी, फिलहाल तो मॉड ही लगा के करे ना, हाँ, तब इसलिए तक बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो मोड वोड कुछ नहीं लगाना है। मैंने जो ट्रिक बताई है वही याद रखनी है, हमेशा n1 को छोटा लेना है n2 से। ठीक है, ठीक है सर। बस तुम्हारा आंसर आसानी से आंसर आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लो। हाँ सर बोलो। हाँ सर आपने जहाँ ब्रैकेट डाला, अगर हम उधर मॉड लगा देंगे तो n1 n2 से छोटा है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही हाँ, तो वही, अगर तुमको मॉड लगाना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, मॉड तो लगा ही हुआ है, मॉड लगा के रखो। लेकिन अगर ये लिख दोगे कि n1 छोटा ही लूंगा मैं हर बार, तो मॉड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। 1 अपॉन n1 स्क्वायर बड़ा होगा अगर n1 छोटा है, और अगर तुमको मॉड लगा के रखना है तो मॉड यहाँ लगा लो ऐसे, फिर भी सही है। तो ये फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ सर, मैं यही बोल रहा था। हाँ, वो एक ही बातें हैं, कैसे भी तुमको याद रहे वैसे करना है। मॉड यहाँ पे लगता है, यहाँ पे मॉड लगाना सही नहीं है। पहले जहाँ जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। अभी के लिए ठीक है, तुमको अगर ऐसे याद कराया गया तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसे याद कराया गया, उससे कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग। अगर तुम्हें ये याद कर लिया कि मॉड लगाना है हर बार, कोई बात नहीं। सर तो बेसिकली एम ये जो वो 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, ओके। धीरे धीरे नोट करो, अभी बहुत सारे लोगों का यही नहीं नोट हुआ है। स्लाइड नंबर 6 कर रहे हो ना अभी। कितने लोग का हो गया ये? सर अगर हम अंदर मॉड लगाएंगे तो बाहर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, एक ही जगह लगाओ मॉड। सर तो फिर वो अगर हम अंदर मॉड लगाएंगे तो -13.6 होगा ना। कहाँ पे? उसको तो कॉमन किया ना, 13.6 कॉमन किया मैंने, पॉजिटिव वाला। नहीं समझे? उसमें से कॉमन कर लिया ना 13.6, जो कॉमन किया है वो खुद पॉजिटिव वाला कॉमन किया है जानबूझ हाँ के। हाँ सर, समझ गया, सॉरी कंफ्यूज।
एक मिनट पिछला स्लाइड दिखाइए। हो गया सर। ओके सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा सकते? देखो हो गया सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सब लोगों को, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सवाल देता हूं मैं, एनसीईआरटी का ही है। आसान क्वेश्चन है। क्या अभी और कुछ देखना बाकी है क्या इसमें? कुछ किसी का स्लाइड छूटा हुआ है? सर इसके पीछे वाले एक बार। ओके हाँ सर हो गया। देखो, फाइंड दी वेव नंबर, wavelength and frequency when an electron in n is equal to 4 jumps to n is equal to 1 in He plus atom। कैसे करेंगे? सर ट्राई कर। He प्लस एटम है, तो ये तुमको हीलियम हमने दे दिया है। वेव नंबर बताना है, वेवलेंथ भी बतानी है और फ्रीक्वेंसी बतानी है, तीनों ही बताना है। सर वेव नंबर आ गया। वेव नंबर कितना आ गया कमेंट करो। सर टाइप हो ही नहीं रहा सर। ये 4.12 इंटू 10⁻⁷ है क्या? हाँ ऐसे ही आ रहा है सब। और सर यूनिट एसआई यूनिट क्या है उसका? वेव नंबर का हाँ सर। गिब्स पर मीटर, गिब्स पर मीटर। मीटर इनवर्स यूनिट है उसकी। दो है, छोटा वाला 1 है, बड़ा वाला 4 है। और ये कितना आ जाएगा? 16 एलसीएम आएगा 15/16 और ये 15/4 आएगा, तो 1.1 इंटू 15/4 इंटू 10⁻⁷। इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आया? 4.125 हाँ सर। मीटर इनवर्स, ठीक है। सबका आंसर आया ना ये? यस।
अब निकालो वेवलेंथ और वो फ्रीक्वेंसी। 17 कैसे होगा? 17 किधर लिखा है? अच्छा ये 7। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ भी निकालो। सर वेवलेंथ अजीब सी आ रही है सर। वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी? वो तो यूनिट के हिसाब से पता चल जाएगा। हाँ सर, अभी अभी तो खैर ये मीटर इनवर्स है ना, तो सर मीटर में आई है। हाँ सर 0.2424 इंटू 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअल में वो मीटर में ही आने वाला है। अब उसको तुम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लो तो अच्छी बात है। सर फिर वो एंगस्ट्रॉम में बहुत बड़ा हो जाएगा वो। अच्छा देखो 1/λ जो है वो कितना है? 4.125 इंटू 10⁻7 ये ना। तो लैम्डा कितना आएगा? 1/4.125 इंटू 10⁻⁷। सर इसमें अगर आएगा एमस्ट्रॉन्ग में निकालना है तो पहले हम लोग को डेल्टा ही निकालना पड़ेगा। 0.24 नहीं, ऐसे हो जाएगा। देखो हो गया, सर इससे ही कर सकते हैं ना। 227 हो जाएगा। ये 10⁻⁷ था ना, और 1 मीटर कितना होता है? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 10⁻7 ये कट गया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.2424 है, बट 3 डेसिमल तक चलेगा ना। ये आएगा 2424, बस इतने। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं था, तो तुमको 1 डेसिमल तक भी आंसर चल जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी c=ν λ से निकाल सकते हो। ये सॉरी, हाँ ये फोटॉन के लिए है ना। तो c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। न्यू कितना है निकालना है? लैम्डा दिया है 242.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, न्यू आ जाएगा 3/242.4 इंटू 10⁻18। इसको कर लो 3000/242.4 इंटू 10⁻15। ये सॉल्व करोगे 3000 डिवाइडेड बाई 242.4 12.37 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इस तरीके से सॉल्व करना है। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? c इक्वल्स टू लैम्डा से इनटू ये तो बेसिक वाला था ना स्टार्टिंग में। ये फॉर्मूला सर लिखवाया ये नहीं तो कभी होता है, आपने कवर अप में? ये तो फोटॉन के लिए फॉर्मूला होता है ना। ये सिलेबस से हटा दिया तुम्हारे फोटॉन का, बट फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर एग्जैक्ट सी EMR से हटा ट्वेल्व दिया करेगा या अप्रॉक्स सी से करेगा? क्योंकि वो फोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट सी से करेगा। सर बेसिकली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है ये। हाँ? क्या सर बेसिकली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही तो आया है ये। हाँ उसी से फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला सबको याद ही है ना, इसमें भी अब क्या दिमाग लगाना, ये तो सबको याद रखना है। सर ये तो बेसिक है, स्टार्टिंग में। c=ν तो बहुत दिन से पढ़ रहे हो। है बस सही। तो ये आंसर आना चाहिए। 10⁻15 वालों का सही है, 11 वाले का गलत है। सिर्फ 15 वाले का सही है। सर Ca2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा क्या? आएगा, सीए में तो आता ही है ना पुराना वाला।
अब देखो नेक्स्ट, बोर मॉडल का फेलियर्स लिखाए थे क्या? बोलो। हाँ सर शायद से लिखाए थे। सर लिखाए थे। है ना, वो तो हो गया। सर वो जीमैन इफेक्ट। हाँ लिखाया था। अब आ जाता है स्पेक्ट्रम, नया टॉपिक। क्या होता है जब हम व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं और फिर किसी स्क्रीन पे उसको एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने पे क्या पता चलता है कि जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारी अलग अलग लाइट्स में स्प्लिट हो जाती है ना, इस तरीके से। यहाँ पे बैंड बना दो, सॉरी वो लाइंस बनाओ। सर ये लिमिटेशंस का ही सब टॉपिक है, स्पेक्ट्रम। लिमिटेशंस तो लिखाए होंगे ना, लिमिटेशंस तो लिखाए हैं। तो ऊपर का रब कर दीजिए ना। अच्छा ये बोल रहे हो, वो नहीं लिखना है। तो डिपेंडिंग ये डेविएशन कैसे आता है देखो, ऐसे करके। तो यहाँ पे वायलेट होती है, सबसे कम डेविएशन वायलेट में होगा। सबसे कम होगा कि सबसे ज्यादा, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम, सबसे कम किस में होगा? रेड में होगा सर। तो ये विविग्योर कलर्स आते हैं, ठीक है। तो बीच में बहुत सारे और भी कलर हमको मिल जाएंगे, एक दो कलर बना देते हैं। ऐसे। और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कैसा स्पेक्ट्रम होता है ये? कंटिन्यूअस। फिर ऑरेंज चालू हो जाता है, इनके बीच में कोई भी क्या नहीं होती है, बाउंड्री नहीं होती है। हम बता नहीं पाएंगे कब कौन सा खत्म हो रहा है। येलो जैसे चालू हुआ तो येलो ही रहेगा, फिर इस तरीके से। ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, ग्रीन है तो ग्रीन रहेगा। और बैंड भी नहीं होता है, एक दूसरे में मर्ज होते हैं कलर्स। इस तरीके से विविग्योर वाले कलर आते हैं। अब क्या ये प्रॉपर्टी है, कैसे ये होता है, ये मैं लिखा देता हूँ तुमको। तो क्या लिखेंगे? द स्प्लिटिंग ऑफ light using prism gives the pattern of different colors on a screen. This pattern is called, ये जो पैटर्न मिलता है इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग लैम्डा की बात करें तो लैम्डा किसका ज्यादा है बताओ? रेड वाले का। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? वायलेट वाले की। क्या लिखेंगे? एक पॉइंट लिख लेना, तो नीचे जगह नहीं है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाना चाहता मैं अभी। इसमें क्या लिख देंगे? एज लैम्डा इंक्रीजेस डेविएशन डिक्रीजेस, डेविएशन डिक्रीजेस। और डेविएशन is directly proportional to frequency। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें डेविएशन भी ज्यादा होगा।
सिलेबस में उसको पहले ही पढ़ा दिया ना लिमिटेशन को, आयुष। बोर मॉडल के पोस्टुलेट लिखाने के बाद ही लिखाया था। हाँ, तो फॉर्मूले याद नहीं रखना एक्चुअली हम लोग को, लेकिन ये याद रखना है कि इस तरीके से होता है। ये नोट करो। सर डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आएगा ना? क्या? डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आएगा ना? नहीं, ज्यादा हो रहा है ना। हाँ, गलत लिखा मैंने। डेविएशन मतलब कितना बेंट हो रहा है, कितना मुड़ रहा है। डेविएशन का मतलब क्या है? कितना वो मुड़ जा रहा है अपनी रास्ते से। सबने नोट कर लिया ये? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम लाइमन बामर। एक मिनट सर, डायग्राम भी बना रहे। हाँ, इसको नोट कर लो। सर ऐसा भी कुछ होता है ना कि ह्यूमंस को वायलेट नहीं दिखता जितना ब्लू दिखता है? हाँ, तो जितना वायलेट से दिखना बंद हो जाएगा, जैसे इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे अल्ट्रा वायलेट आता है ना। हाँ। वो नहीं दिखता है। इसके इधर इंफ्रारेड आता है, वो भी नहीं दिखता। ये तो विजिबल है, सिर्फ विजिबल दिखता है हमें, है ना। लेकिन वो भी स्पेक्ट्रम का पार्ट होते हैं। हाँ, वो भी स्पेक्ट्रम का पार्ट होते हैं, सब स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सब स्पेक्ट्रम है, लेकिन ह्यूमन आइज के लिए सिर्फ विजिबल वाला ही विजिबल स्पेक्ट्रम उसको नाम दिया गया है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी होगा, वो बाकी सब इनविजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। टोटल कितने ऐसे फैमिलीज होते हैं सर? वो जो क्या ये होता है सर, लाइमन बामर ये वाला? ये उतने ही जितने तुम लाइमन बामर, पार्शियल ब्रैकेट, फंड एंड इतने ही हमने पढ़ने हैं। फंड तक आगे ही है। बात ये है ना कि जो नंबर ऑफ तुम्हारे आगे जितना बढ़ते जाओगे, मतलब जितना बड़ा गैप होता जाएगा, उतनी ज्यादा हमको जो ये स्पेक्ट्रम है ये विजिबल तो मिलेगा नहीं। विजिबल सिर्फ 4 लाइनें मिलती है, याद है तुमको? बामर सीरीज की है ना, फर्स्ट 4। यस सर। बाकी तो हमारे काम की वैसे भी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर स्टडी नहीं की जाती है। ये जो साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में जब स्टडी की थी तो ये ब्रैकेट फंड तक ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई आगे नहीं बनाया गया। बनाने को तो बना ही सकते हो, इन्फिनिटी तक लाइन जाती है ना, अलग बनाते चले जाओ। 9 से 1, 9 से 2, 9 से 3। वो बहुत छोटी लाइंस हो जाती है तो उसका कोई एक्चुअल इफेक्ट भी नहीं होता, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस बहुत रहता बड़ी है। भी हो जाती है। जो 10 से 1 में आएगा वो एनर्जी गैप तो बहुत ज्यादा होगा ना। सर 10 से 1 तो वो लाइमन का पार्ट है। सर फर्स्ट 5 बता दो ना। जैसे 10 से 1 लाइमन का पार्ट है ना। हाँ सॉरी, ऐसे ही मान लो अगर कोई 11 से 10 सर 11 से 10 में आ रहा है, एनर्जी गैप बहुत कम है। हाँ, जैसे 20 से 10 आ रहा है, वो भी एनर्जी गैप बहुत कम है सर। 60 से 10 नहीं, एक तुमको यहाँ पे नहीं बता सकते उस बात को। जैसे हम लोग 2 से 1 आ रहे हैं ना, उसका एनर्जी गैप तुम अलग कोई लाइन लेके उसके बराबर का निकाल सकते हो, है ना। उसके ऑलमोस्ट बराबर आता है। ऐसी स्टडी सर डी ब्रॉगली पढ़ा दो। वो तो अभी डी ब्रॉगली अभी तो उसमें टाइम है। तो ये सबने नोट कर लिया है, तो ये मैं सेव कर लेता हूँ। जिसने नहीं लिख पाया है, कुछ लोग ने बोला था कि वो नहीं लिख पाए हैं, तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी 2-3 बार, तो आप प्लीज स्लाइड्स भेज देना आज। हाँ, मैं अभी स्लाइड भेजता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। तो ये सब रिवाइज करो और लाइमन बामर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वो भी बचा हुआ है। लाइमन बामर क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद आगे का देखेंगे फिर क्या पढ़ना है। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है सर? मैथ्स है। सर अगले लेक्चर में क्या कराओगे? अगले लेक्चर में लाइमन बामर क्वेश्चन कराएंगे।
ओके चलो बाय एवरीवन, ठीक है। सर आपने किसी और को होस्ट बना दिया। अच्छा ओके सर मैं हो गई होस्ट। ओके मैम, चलो बाय एवरीवन, ठीक। बाय सर।